वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर, नील बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी तक हमने स्टडी किया था कि किस तरह से जे थॉमसन ने एटम से रिलेटेड अपनी स्टोरी बना के दी, अपना मॉडल दिया, उसमें फिर कमियां निकल गई। फिर रदरफोर्ड आया, उसने अपनी स्टोरी बना के दी, उसमें भी कुछ कमियां निकल गई। अब आ रहा है नील बोहर। 12th क्लास के अंदर सिर्फ 3 ही साइंटिस्ट की देखेंगे, इसमें भी कुछ कमियां जिसको आगे जाके और साइंटिस्ट इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो नील बोहर का जो मॉडल था, उसने ये मॉडल दिया 1913 के अंदर। इसका पूरा नाम था नील बोहर, हम बोलते हैं बोहर मॉडल। ठीक है, तो इसने कहा कि जो रदरफोर्ड है उसकी लिमिटेशन क्यों आई, बिकॉज उसने क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर ली और क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। बट एटम तो बहुत छुटकू से होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इतने स्मॉल लेवल पर अब क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हो। तो नील बोहर ने कहा कि वहां पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है, बट साथ में हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स छोटी छोटी चीजों के लिए ही अप्लाई की जाती है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स बनाई ही इसलिए है ताकि बहुत स्मॉल लेवल पर हम उसका यूज कर पाए। ठीक है, तो नील बोहर ने यूज किया क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को इसने एक्सप्लेन कर यूज करके अपने मॉडल के 3 पॉइंट्स थे, ओनली 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर ये चली जाएगी। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर क्या बताया गया। इसमें ये बताया जो रदरफोर्ड ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था रदरफोर्ड ने, कि पूरे के पूरे एटम का जो मास होता है, ठीक है, और पूरे के पूरे एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और उस एक जगह का नाम हमने रख दिया है न्यूक्लियस। ठीक है, तो नील बोहर ने और नील बोहर ने रदरफोर्ड की इस बात से बिल्कुल सहमत हो गया कि सही है। रदरफोर्ड ने ये कहा कि पूरे के पूरे एटम का सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, जिसका नामकरण है न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे क्या होते हैं मूवीज में दिखाते हैं ना, कि जो मूवी की हीरोइन होती है उसके चारों तरफ लड़के मंडराते रहते, घूमते रहते उसको पटाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे ये वही सुंदर सी लड़की है और इलेक्ट्रॉन मतलब कि सारे लड़के जो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो देखो इसने कहा कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। इसने यहाँ पे एक नाम दिया सर्कुलर ऑर्बिट। हालांकि मेरे ऑर्बिट सर्कुलर दिख ही नहीं रहे हैं, बट मान लो, ठीक है, वैसे भी ठीक है, मान लो कि ये सर्कुलर ऑर्बिट ही है। ये बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई नहीं, चलेगा। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट। ध्यान रखना, यही गलती है इस मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन, ये वर्ड यूज करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान रखना है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। बट इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो अट्रैक्शन होती है वही अट्रैक्शन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, बताओ नाम क्या होगा। पूरी फर्स्ट यूनिट इसके ऊपर थी, कूलम्स इंट्रैक्शन, तो कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलम्स का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, कितना होगा, के, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Ze,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस r²। तो ये जो कूलम के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी, यही अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो दैट मीन्स ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। mv² बाई r इज इक्वल टू kZe² बाई r²। ये था बोहर मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो गया बोहर मॉडल का, mv²r मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पोस्टुलेट। तो सेकेंड पोस्टुलेट में इसने क्या कहा, आ गया सेकेंड पोस्टुलेट। तो सेकेंड पोस्टुलेट में इसने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही हैं, थोड़ा सा तो गोल बना लो, ये होगा इलेक्ट्रॉन 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 बना दो अपने आप, बाकी के इलेक्ट्रॉन भी फिल कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जिससे रोड होता है, व्हीकल्स मूव करते, क्या कोई व्हीकल अपनी मर्जी से कहीं पे भी गाड़ी चला लेता है? अगर हमें जाना है दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो बिल्कुल सीधा जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा, तो क्या होगा, कहीं पे क्या आएगा, वाटर आएगा, कहीं पे किसी का घर आएगा, तो उसको टर्न करना पड़ता है, ठीक है। और टर्न भी कहां पर करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक रोड के ऊपर जो उस व्हीकल के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि मैं तो सीधा ही मूव करूंगा, तो सीधा नहीं मूव कर सकता है वो। उसी तरह मतलब उस व्हीकल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गई कि उसको रोड के ऊपर ही मूव करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कहीं पर वो मूव नहीं कर सकता है। अब व्हीकल पे रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे भी रेस्ट्रिक्शन है, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये पाथ डिफाइंड होता है, इलेक्ट्रॉन का ये पाथ है। अब देखो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिट है, मतलब ऐसे छल्ला है और ये इस छल्ले के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे व्हीकल सड़क के ऊपर से गया, व्हीकल अब सड़क क्या हो गई, खाली, रोड तो पूरा खाली हो गया। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होके यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है। तो एक तरह से इसमें देखे तो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ दो ही जगह इलेक्ट्रॉन है, बाकी जगह तो ये खाली है। सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है। ऑर्बिट्स का मतलब होता है जस्ट उसका पाथ, ना कि ऐसा कोई छल्ला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड घूम रही हैं, जिसे बंद के घूम रहे नहीं। ऑर्बिट का मतलब जस्ट पाथ, ठीक है, ये इसका पाथ है। एक्चुअल में ऐसा कोई छल्ला नहीं लगा हुआ है एटम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं मूव कर सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगती है कि वो कहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ वही पाथ अलाउड होता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, n मल्टीप्लाई बाई h कट, हुज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस p। लीनियर p क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला mv। तो l का फॉर्मूला क्या आ गया, mvr। l मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो यहां से देखो mvr किसके इक्वल आ गया, मतलब nh कट के इक्वल आ गया।
अब ये एच कट क्या है? एच के बारे में सुना है कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, बट एच कट क्या होगा? तो देखो एच कट होता है एच डिवाइड बाई 2 पाई। एच कट क्या होता है? एच डिवाइड बाई 2 पाई। एच क्या है हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास अप्रोक्सीमेट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब हम इस प्लैंक्स कांस्टेंट को, इस वैल्यू को 2 पाई से, पाई मीन्स 3.14 से डिवाइड करेंगे तो एक और नंबर आएगा, मतलब एक और कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और उसी वैल्यू का हमने नाम दे दिया एच कट। ठीक है, तो सेकंड इसका पोस्टुलेट यही था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि उसका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए एन एच कट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसका फर्स्ट ऑर्बिट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो एम वी आर इज इक्वल टू एच कट। अगर हम उसका सेकेंड ऑर्बिट देखना चाहते हैं तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, मीन्स एम वी आर इज इक्वल टू 2 एच कट। तो ये है हमारा बोहर के पोस्टुलेट, 2 पोस्टुलेट हो गए। अब थर्ड पोस्टुलेट देखो, तो थर्ड पोस्टुलेट ये है, अभी तक हमने पढ़ा ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए इसके चारों तरफ मूव कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये तो ऑर्बिट्स हो गए ना, इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, एक यहां पे इलेक्ट्रॉन रख दो, एक यहां पे रख दो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एक एक, इसमें 2-2 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने वैसे माना एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो अब देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है। बोहर ने जो अपनी स्टोरी दी उसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स के थ्रू उसने पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी और बहुत ज्यादा फायदेमंद रही ये स्टोरी। तो 2 पॉइंट्स तो हमने देख लिया, अब थर्ड और लास्ट पॉइंट इस स्टोरी का। इसमें क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो रास्ते, जैसे क्या होता है रोड के ऊपर व्हीकल्स जा रहे हैं, तो ठीक है, एक ये सड़क होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे सड़क हो गई, तो वो जो व्हीकल है जरूरी नहीं है कि एक ही रोड पे मूव करता रहे, वो दूसरे रोड पे जाएगा ही जाएगा थोड़ी टाइम बाद। ठीक है, उसको टर्न तो करना ही करना है। सिमिलरली अगर क्या यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हैं, और अगर वो जा सकते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होगी? वो अपनी मर्जी से चले जाएंगे या उसके लिए भी उसको किसी चीज की जरूरत होती है? जैसे कि व्हीकल, अगर ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है तो उस टाइम पे क्या वो स्टीयरिंग ऐसे करके खड़ा होगा और टर्न कर जाएगा बिना कुछ भी किए? नहीं कर सकता, उसको स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, तभी वो दूसरे रोड के ऊपर जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कंडीशन है? तो देखो ध्यान से देखना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक तो हमने ये ऑर्बिट जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये 2 ऑर्बिट्स ले लिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एक्सचेंज होते हैं तो क्या होगा? मान लो इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी है E2। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से 2 ऑर्बिट लिए, तुम ये अंदर वाले 2 भी ले सकते हो, फर्स्ट और ये वाला भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, दोनों में है अट्रैक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन हो गई। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिट में जाना चाहते, यहां से इलेक्ट्रॉन को जंप करके इस तरफ आना है, तो क्यों आएगा भाई इलेक्ट्रॉन? जब वो अपनी हीरोइन के इतना नजदीक है तो दूर जाना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो उसको अगर दूर करना है तो जो हीरोइन का भाई आएगा पकड़ के और उसको खींच लेगा वहां से। सिमिलरली अगर हम चाहते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर जाए तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दो इसको, तो उस एनर्जी को गेन करके ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा बाहर के ऑर्बिट में। ठीक है, मतलब इस अंदर वाली कैद, एक तरह से इसको समझो कि ये
कैद हो रखे इलेक्ट्रॉन्स को, जेल में बंद किया। अगर ये भागना चाहते तो इनको स्पॉट चाहिए, हमारा स्पॉट चाहिए, हम इनको एनर्जी देंगे तभी ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जंप करके बाहर आ जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये न्यूक्लियस के नजदीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हमें तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई E1 एनर्जी। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, बस ध्यान रखने की जब अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो मतलब उसको एनर्जी पे करनी पड़ेगी, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी हमें, तभी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे जेल से मुजरिम को बाहर निकालने के लिए हमें बेल देनी पड़ती है, तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में अगर यहां से इलेक्ट्रॉन, हम इसको रब कर लेते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे जंप करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो मतलब ये तो बहुत ही आसानी से अंदर जा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर जंप करेगा और इसके पास ऑलरेडी बहुत एनर्जी है और इतनी एनर्जी की तो इसको जरूरत ही नहीं है, तो ये एनर्जी को बाहर निकाल देगा, मतलब थोड़ी सी एनर्जी बाहर छोड़ देगा। जैसे मुजरिम जो होता है जब जेल के अंदर जाता है तो वो अपने कपड़े बाहर छोड़ देता है और जेल वाले कपड़े पहनता है, तो इनको यही समझो। जब ये जो है, ये जो मुजरिम है ये क्या करेगा, एनर्जी बाहर दे रहा, मतलब अपने कपड़े सारा कीमती सामान बाहर देके फिर जेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट्स में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट आउट कर देता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, जो E2 एनर्जी है वो बड़ी है, ग्रेटर देन है किससे, E1 एनर्जी से बड़ी है, तो इन दोनों का जो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा वही एनर्जी है वो रिलीज हो गई। तो क्लियर, ये था हमारा बोहर का थर्ड पोस्टुलेट। तो अभी तक हमने इसके 3 पोस्टुलेट पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि बोहर ने किस तरह से इन ऑर्बिट्स की रेडियस फाइंड आउट की, ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से ऑर्बिट्स में घूम रहे, मतलब कितनी ज्यादा स्पीड है उसकी और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है।